नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी आवाज चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद पावरफुल ऑडियो बुक सीरीज, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इस सीरीज में हम सीखेंगे कि आखिर खुद पर निवेश करना क्या होता है और ये कैसे आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको किताबें, ऑडियो बुक्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट पसंद है तो चैनल किताबी आवाज को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में निवेश की बात करते हैं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, सोना, प्रॉपर्टी। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा निवेश है जिसकी गारंटी शायद 100% है, पर हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इन्वेस्ट इन योरसेल्फ नाम की एक ऑडियो बुक सीरीज के पहले हिस्से का सारांश है और हमारी कोशिश ये समझने की है कि खुद पर निवेश करने का असल मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ कुछ ऑनलाइन कोर्स करना है या इससे कुछ ज्यादा गहरा है? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि देखिए सारी बात शुरू यहीं से होती है। सोर्स के पहली और सबसे बड़ी बात यही है कि हर इंसान दो तरह की संपत्ति बनाता है। अच्छा। एक होती है बाहरी, जो दिखती है, बैंक बैलेंस, गाड़ी, घर जी। और दूसरी अंदरूनी, जो दिखती नहीं पर बाहरी संपत्ति उसी की नींव पर खड़ी होती है। सोर्स इसे बहुत सीधी तरीके से कहता है, सबसे बड़ा एसेट कोई स्टॉक या बॉन्ड नहीं, बल्कि वो इंसान खुद है जो उसे खरीद रहा है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी है। जब हम कहते हैं खुद में निवेश, तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मतलब एक्शन क्या लेना है? नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसका मतलब है उन चीजों में समय, पैसा और ऊर्जा लगाना जो आपकी काबिलियत बढ़ाती हैं। जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी सेहत, नई चीजें सीखने की आपकी क्षमता और सबसे जरूरी है आपका सोचने का तरीका, यानी आपका माइंडसेट। ओके। सोर्स कहता है कि ये वो असली संपत्ति है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। बल्कि ये वो मशीन है जो बाकी सारी संपत्ति बनाती है। अगर मशीन ही कमजोर होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो ये अपनी पर्सनल फैक्ट्री को अपग्रेड करने जैसा हुआ। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। सोर्स का जो पहला सबक है वो कहता है खुद की वैल्यू बढ़ाओ। इसमें एक लाइन है जो मुझे थोड़ी चुभती है, द वर्ल्ड पेज यू फॉर व्हाट यू बिकम, नॉट फॉर व्हाट यू वांट। यानी दुनिया आपको उसके लिए पैसे देती है जो आप बनते हैं, न कि उसके लिए जो आप चाहते हैं। ये थोड़ा कठोर नहीं है? पहली बात सुनने में हाँ, ये कठोर लग सकता है, लेकिन ये असल में एक बहुत ही सशक्त बनाने वाला विचार है। कैसे? यहाँ वैल्यू का मतलब सिर्फ सैलरी पैकेज नहीं है। सोर्स के मुताबिक आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप कितनी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अच्छा। एक ट्रेनी और एक सीईओ की सैलरी में फर्क क्यों है? क्योंकि सीईओ कंपनी की ज्यादा बड़ी और ज्यादा जटिल समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत रखता है। तो बनने का मतलब है खुद को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना। मतलब ये कि सिर्फ इच्छा रखने से या मुझे प्रमोशन चाहिए कहने से कुछ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। हमें खुद से पूछना होगा कि मैं कंपनी या अपने क्लाइंट्स के लिए क्या वैल्यू ला रही हूँ। एकदम सही। सोर्स एक बहुत अच्छा सवाल पूछता है, आर यू अ कॉस्ट और एन इन्वेस्टमेंट? क्या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसके लिए एक खर्चा है या एक ऐसा निवेश जो रिटर्न देगा? जब आप अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, बेहतर फैसले लेना सीखते हैं, तो आप एक निवेश बन जाते हैं। सही बात है। और दुनिया ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो उनकी समस्याओं का हल निकाल सकें। अपनी वैल्यू बढ़ाने का मतलब है दुनिया को यह सिग्नल देना कि मेरे पास आपके लिए एक समाधान है। ये सोचने का एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये आता है कि अच्छा ठीक है, वैल्यू बढ़ानी है, पर कैसे? हाँ, कैसे? और शायद यहीं पर दूसरा सबक आता है ना, जो रोज की छोटी छोटी आदतों के बारे में है। जी। जैसे रोज 20 मिनट पढ़ना या 10 मिनट वर्कआउट। सच बताऊं तो ये सुनने में मतलब बहुत छोटा लगता है, लगभग बेअसर सा। और यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। हम हमेशा बड़े नतीजों के लिए बड़े एक्शन ढूंढते हैं, जबकि सोर्स कहता है कि बड़े नतीजे हमेशा छोटे, लगातार किए गए एक्शन का ही परिणाम होते हैं। यहाँ पर कंपाउंडिंग का सिद्धांत काम करता है। जैसे 100 रुपए पर मिला ब्याज कल 101 रुपए पर मिलेगा। राइट। वैसे ही आज 20 मिनट पढ़ने से जो ज्ञान मिला वो कल के 20 मिनट के ज्ञान को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। ये आदतें एक दूसरे पर बनती हैं। लेकिन वो जो शुरुआती मोटिवेशन होता है वो कहां से लाएं, जब कोई नतीजा दिख ही नहीं रहा होता? ज्यादातर लोग तो वहीं पर हार मान लेते हैं।
बिल्कुल। क्या सोर्स इस घाटी से निकलने का कोई रास्ता बताता है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। सोर्स कहता है कि लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे नतीजे पर ध्यान देते हैं, पहचान पर नहीं। पहचान पर? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, एक व्यक्ति सोचता है मुझे वजन कम करने के लिए रोज जिम जाना है। ये एक नतीजे पर आधारित लक्ष्य है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति सोचता है मुझे एक स्वस्थ इंसान बनना है। ये एक पहचान पर आधारित लक्ष्य है। ओके। अब जो खुद को एक स्वस्थ इंसान के तौर पर देखता है, उसके लिए जिम जाना एक काम नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को साबित करने का एक तरीका है। बिल्कुल। वो 20 मिनट की वॉक भी करेगा, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान यही करता है। छोटी आदतें आपकी नई पहचान के लिए रोज डाले गए वोट की तरह हैं। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब लक्ष्य किताब खत्म करना नहीं, बल्कि एक रीडर बनना है। एकदम सही। और ये छोटी आदतें उस पहचान को मजबूत करती हैं। बिल्कुल। और जब आप इस तरह सोचते हैं तो आप छोटे कदमों की ताकत को समझने लगते हैं। एक साल में रोज 20 मिनट पढ़ने का मतलब है लगभग 120 घंटे की पढ़ाई, जो बहुत ज्यादा है। हाँ, जो आपको किसी भी विषय में औसत से कहीं ज्यादा जानकार बना सकती है। सफलता एक दिन की बड़ी छलांग नहीं है, बल्कि रोज के छोटे छोटे सही कदमों का नतीजा है। ठीक है, तो ये आदतें वो कैसे वाला हिस्सा है, लेकिन इन आदतों को बनाए रखने के लिए जो दिमागी मजबूती चाहिए, वो कहाँ से आएगी? मुझे लगता है सोर्स का तीसरा सबक इसी से जुड़ा है। यू कैनॉट आउट परफॉर्म योर माइंडसेट, यानी आपकी सोच ही आपकी सीमा है। इशाद इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है। सोर्स दो तरह के माइंडसेट की बात करता है, विक्टिम मोड और ग्रोथ मोड। विक्टिम मोड वाला इंसान हमेशा बाहरी चीजों को दोष देता है। मेरी किस्मत खराब है, बॉस ठीक नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है। उसकी सारी ऊर्जा शिकायत करने में चली जाती है। और जो ग्रोथ मोड वाला इंसान, हाँ, वो हर स्थिति की जिम्मेदारी लेता है। उसके लिए कोई असफलता अंत नहीं, बल्कि एक फीडबैक है। अच्छा। वो पूछता है, इस स्थिति में मैं क्या सीख सकता हूं, या इसे बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ बुरा नहीं होता है, लेकिन उसका रिएक्शन अलग होता है। वो अपनी नाव का कंट्रोल मौसम के हवाले नहीं करता, बल्कि खुद चलाता है। लेकिन इसमें एक मुश्किल है। हम सब सोचना चाहते हैं कि हमारा माइंडसेट ग्रोथ वाला है। कोई भी खुद को विक्टिम नहीं कहना चाहता। सही बात है। क्या कोई संकेत हैं जिनसे पता चले कि हम अनजाने में विक्टिम मोड में फिसल रहे हैं? हाँ, सोर्स इसके लिए 3 बहुत साफ संकेत बताता है। पहला, दोष देना, यानी ब्लेमिंग। जब कुछ गलत हो तो आप हमेशा किसी और व्यक्ति या हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है। दूसरा, बहाने बनाना, एक्सक्यूजेस। आप हमेशा कारण बताते हैं कि कोई काम क्यों नहीं किया जा सकता। और तीसरा, शिकायत करना, कंप्लेनिंग। आप समस्या के बारे में बात करने में ज्यादा समय बिताते हैं, समाधान के बारे में नहीं। अगर ये तीनों पैटर्न किसी की सोच में हैं, तो ये एक रेड अलर्ट है। तो फिर इससे बाहर कैसे निकले? सोच एक बहुत ही सरल अभ्यास हो जाता है। जब भी आप खुद को शिकायत करते हुए पकड़ें, तो खुद को तुरंत रोकें और एक सवाल पूछें। क्या सवाल? इस स्थिति को 1% बेहतर बनाने के लिए मैं अभी कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूं? ये सवाल आपके दिमाग को समस्या से हटाकर समाधान की तरफ ले जाता है। वाह! यही माइंडसेट को ट्रेन करना है। तो हमारा अंदरूनी माहौल, यानी हमारा माइंडसेट, हमारी तरक्की तय करता है। लेकिन हमारे बाहरी माहौल का क्या? जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, उनका कितना असर होता है? मुझे लगता है सोर्स का चौथा सबक इसी पर है। हाँ, अपने सर्कल को अपग्रेड करो। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सोर्स कहता है कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। हमारी सोच, हमारी उम्मीदें और हमारी आदतें हमारे आसपास के लोगों से संक्रमित होती हैं। पर ये सलाह थोड़ी मुश्किल और शायद थोड़ी क्रूर भी लग सकती है। क्या इसका मतलब है कि हम अपने उन दोस्तों या परिवार वालों को छोड़ दें जो शायद जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं या थोड़े नकारात्मक है? नहीं, ये तो ठीक नहीं लगता। नहीं, और ये एक बहुत ही जायज सवाल है। सोर्स इसे काटने के बारे में नहीं, बल्कि जोड़ने के बारे में बताता है। अच्छा। मतलब ये नहीं है कि आप अपने पुराने रिश्तों को खत्म कर दें। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर ऐसे नए लोगों को भी अपने जीवन में शामिल करें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो आपको चुनौती देते हैं। सोर्स में एक बेहतरीन लाइन है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर आप कमरे में सबसे होशियार व्यक्ति हैं, तो आप गलत कमरे में हैं। एग्जैक्टली।
तो ये अपने लिए एक पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने जैसा है। कुछ लोग सपोर्ट के लिए, कुछ सच का आईना दिखाने के लिए, और कुछ ये दिखाने के लिए कि क्या संभव है। क्या खूब कहा है, बिल्कुल वैसा ही। ये अपने लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के बारे में है जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे। सही है। आप किताबें पढ़कर, पॉडकास्ट सुनकर या ऑनलाइन कोर्स करके भी अपने सर्कल को वर्चुअली अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ, ये भी है। आप उन लोगों के विचारों को अपने जीवन में ला रहे हैं जिनसे आप शायद कभी मिल भी ना पाएं। मुद्दा यह है कि आप अपने दिमाग में किस तरह की बातचीत को जगह दे रहे हैं। क्या वो आपको ऊपर उठा रही है या नीचे खींच रही है? ये बहुत प्रैक्टिकल नजरिया है। अब आखिरी सबक पर आते हैं, जो आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। सोर्स कहता है आपका ज्ञान ही आपकी करेंसी है। आज के एआई और ऑटोमेशन के युग में जहां कोई भी जानकारी गूगल पर मिल जाती है, क्या सिर्फ ज्ञान होना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सोर्स इसी बारीकी पर जोर देता है। वो कहता है कि आज के दौर में सिर्फ जानकारी यानी इंफॉर्मेशन की कोई कीमत नहीं है, वो तो मुफ्त में उपलब्ध है। तो फिर असली करेंसी क्या है? असली करेंसी है स्किल, यानी उस जानकारी को इस्तेमाल करके असल दुनिया में कोई नतीजा पैदा करने की काबिलियत। ज्ञान अब एक संज्ञा नहीं, एक क्रिया है। तो इसके लिए सोर्स क्या मॉडल देता है? क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहना तो काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक 3 स्टेप की साइकिल बताई गई है जो बहुत शक्तिशाली है। लर्न, अप्लाई, इम्प्रूव। सीखो, लागू करो, सुधार करो। हाँ, मान लीजिए आपने टाइम मैनेजमेंट पर एक किताब पढ़ी, ये हुआ लर्न। ठीक। अब आप उसमें बताई गई एक तकनीक जैसे पोमोडोरो को अपने काम में इस्तेमाल करते हैं, ये हुआ अप्लाई। फिर 1 हफ्ते बाद आप देखते हैं कि क्या ये काम कर रही है और क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये है इम्प्रूव। असली सीखना उस अप्लाई और इम्प्रूव वाले हिस्से में होता है। मतलब जानकारी जब तक लागू ना हो तब तक वो सिर्फ एक मनोरंजन है। सही बात है। सोर्स ये भी कहता है कि आज की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कीमत उन लोगों की है जो तेजी से नई चीजें सीख सकते हैं और पुरानी अप्रासंगिक चीजों को भुला सकते हैं। इसे लर्नएबिलिटी कहते हैं। लर्नएबिलिटी। आपकी डिग्री शायद आपको पहला इंटरव्यू दिलवा दे, लेकिन आपकी सीखने की क्षमता ही आपका करियर बनाएगी। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये 5 सबक एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको नई स्किल सीखनी होंगी, यानी ज्ञान। इसे करने के लिए आपको रोज छोटी छोटी आदतें बनानी होंगी। उन आदतों को बनाए रखने के लिए आपको ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, और उस माइंडसेट को मजबूत रखने के लिए आपको एक अच्छा सर्कल चाहिए। ये तो एक पूरा सिस्टम है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे जोड़ा है। व्यक्तिगत विकास कोई एक अकेली घटना नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है जहां हर हिस्सा दूसरे को प्रभावित करता है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये हर दिन खुद का एक थोड़ा बेहतर संस्करण बनने की प्रक्रिया है। ये बातचीत वाकई में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, बल्कि एक एक्शन प्लान की तरह है। और यहाँ एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस पूरी चर्चा में हमने खुद में निवेश करने के फायदों की बात की, जिससे हमें व्यक्तिगत लाभ हो। लेकिन क्या हम अब इसका दूसरा पहलू भी देख सकते हैं? खुद को बेहतर बनाकर हम दूसरों के लिए एक अच्छा निवेश कैसे बन सकते हैं? अच्छा। जब हम अपनी कम्युनिकेशन सुधारते हैं, ज्यादा सकारात्मक और काबिल बनते हैं, तो हमारे परिवार, हमारी टीम और हमारे समाज को उसका क्या डिविडेंड मिलता है? शायद खुद में निवेश का सबसे बड़ा रिटर्न यही है कि हम दूसरों के जीवन में ज्यादा वैल्यू जोड़ पाते हैं। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आशा है कि आपको इस ऑडियो बुक से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो किताबी आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। हम मिलते हैं अगले हिस्से में। तब तक के लिए खुद में निवेश करते रहिए और अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाइए। धन्यवाद।